आपने अगर कभी किसी भी काम से इंडियन गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट विजिट की होगी तो एक फीलिंग जरूर आती है इन वेबसाइट्स को विजिट करने के बाद कि ऐसा लगता है हम 1990s या अर्ली 2000s में आ गए हैं। 2022 में इंडिया दुनिया का आईटी हब होने के बावजूद अच्छी गवर्नमेंट वेबसाइट्स क्यों नहीं बना पाता? क्या इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन है या फिर बस जो हमें जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंदर लैक ऑफ विलिंगनेस नजर आता है अच्छा काम करने के लिए, वही रीजन बनता है वेबसाइट्स का डिजाइन खराब होने के पीछे? ये क्यों है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो अनविलिंगनेस है, जो हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं पर लेजीनेस भी नजर आता है, वो रीजन है वेबसाइट्स के डिजाइन खराब होने के पीछे। लेकिन ये सच बात नहीं है। कुछ जेन्युइन रीजंस भी निकल कर आते हैं जो इंडियन वेबसाइट्स के डिजाइन को खराब बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उनको फॉलो करनी पड़ती है GIGW गाइडलाइंस, यानी कि गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स। इसको मैं पूरा का पूरा तो वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये बेसिकली एक 144 पेज का डॉक्यूमेंट है जो हर एक चीज स्पेसिफाई करता है कि किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को किस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों तरफ से। फिर चाहे वो विजुअल लेआउट हो, यहाँ पे ग्राफिक बटन्स और आइकॉन्स हो, ऑडियो वीडियो एनिमेशन किस तरीके से होना चाहिए, प्राइमरी कंटेंट क्या होना चाहिए, सेकेंडरी कंटेंट क्या होना चाहिए। इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कैसे किया जाए, जो वेबसाइट मैनेजमेंट वो किस तरीके से हो, डॉक्यूमेंट्स की आर्काइविंग वेबसाइट पे कैसे हो, मोबाइल फोन के लिए इनकी एक्सेसिबिलिटी कैसी हो, उनका होस्टिंग किस तरीके के सर्वर्स में किया जाए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इस बुक में लिखा गया है। और जो भी सरकारी वेबसाइट बनती है उनको ये फॉलो करना जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये गाइडलाइंस सही तरीके से बनाई तो गई थी, लेकिन समय के साथ इसका हर एक चीज अपडेट होना भी जरूरी था, जो इतने अच्छे से नहीं हो पाया है। अर्ली 2000s में 2002 वगैरह में चीजें चलती थी, लेकिन अभी ये चीजें जो है इतनी एप्लीकेबल नहीं बनती। नई चीजों का इंट्रोडक्शन इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी फॉलो ये गाइडलाइंस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आज भी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए जरूरी है कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज फॉर वेब एंड इंटरनेट को ही कंसीडर करके उनकी बेसिक वेबसाइट डिजाइन करे, जिसकी वजह से आपको कई बार वेबसाइट्स में नजर भी आता होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। 2022 की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर डेड हो चुका है, खुद माइक्रोसॉफ्ट उसे एज के साथ में रिप्लेस कर चुका है और इसकी वजह से गाइडलाइंस के अंदर बनी हुई वेबसाइट्स पुरानी नजर आती है ऑब्वियसली। इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो क्रिएटिव और जो मॉडर्न आज के स्टैंडर्ड्स है वेबसाइट्स के, उनको पीछे ढकेल देती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट जो इन वेबसाइट्स पे होगा वो इस तरीके से होना ही चाहिए जो प्रिंट फॉर्मेट में और डिजिटल फॉर्मेट में सेम दिखे, A4 पेपर के साइज के हिसाब से। इस वजह से टेक्स्ट के अंदर ज्यादा खिलवाड़ नहीं हो सकती। वेबसाइट जो है ये अगर लोड पूरी तरीके से हो ना जाए, यानी अगर गलती से इंटरनेट बंद चालू हो जाए, वेबसाइट स्टक हो जाए, तो भी ये स्विच ऑफ नहीं होनी चाहिए, ऑटो रीलोड नहीं होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, इसे बिना माउस के ऑपरेट करना भी पॉसिबल होना ही चाहिए, जो आज के कई सारे नए वेबसाइट्स पे आप बिना माउस के ऑपरेट कर ही नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को वो रखना पड़ता है जबरदस्ती। और मेजरली यही बिगेस्ट रीजन बन के आता है कि क्यों गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो है इतनी अच्छी डिजाइन नहीं हो पाती है। शॉर्ट में कंक्लूजन अगर कहे तो कुछ ऐसे गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जो खुद पास्ट में की है, उनको इतने अच्छे से अपडेट नहीं किया गया है और उनको फॉलो करने की वजह से इंडियन वेबसाइट्स पीछे हो जाती है प्राइवेट कॉम्पिटिशन से। लेकिन कई सारे नॉन जेन्युइन रीजंस भी है जो इंडियन वेबसाइट्स के डिजाइन को पूरा बनाता है। सबसे पहले उसके अंदर निकल कर आता है गवर्नमेंट किन लोगों से अपनी वेबसाइट बनवाती है। गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर जनरली 10 ईयर से ज्यादा आईटी एक्सपीरियंस वाले कंपनीज को इन वेबसाइट्स के अंदर काम करने के लिए बुलाया जाता है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो 5+, 3+, 2+ लेवल सर्टिफिकेशन वाले होते हैं, लेकिन जनरली ये जो एजेंसीज होती है ये लोअर टियर 3 एजेंसीज होती है, जिसके वजह से उनके अंदर की स्किल इतनी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा NICSI जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज है, ये जो मेन बजट होता है इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए, उनमें से कुछ चार्जेस वगैरह लेने के बाद में अगली जो एजेंसी उनको पैसे देती है, जिसके वजह से होता यह है कि जो ये कंपनी वेबसाइट डिजाइन कर रही है उनके पास में ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है इन वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए, और इसके लिए जितना हो सके उतना वो फटाफट चीप और इजी तरीके से वेबसाइट को डिजाइन कर देते हैं। इसके अलावा सेकंड रीजन निकल कर आता है मल्टीपल ऑफिसर्स डिसाइडिंग ऑन वेबसाइट। जनरली छोटे से छोटे गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर कोई डिसीजन लेने के लिए मल्टीपल ऑफिसर से डिसीजन लिए जाते हैं, और इसका जैसे होता है कि नया मटेरियल, नए लिंक्स, नए रिडायरेक्शन, ये चीजें वेबसाइट्स के अंदर ऐड होती रहती है और कोई एक सिंपल गाइडलाइन फॉलो
होती नहीं है अगर हम बात करें कंटेंट के हिसाब से, जिसकी वजह से इनको डिजाइन करना डिफिकल्ट बन जाता है। इसके बाद में गवर्नमेंट को वेबसाइट डिजाइन करना होता है इस तरीके से कि इसके अलावा जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है वो HTML में ही बनाई जाती है और स्टैटिक पेजेस के थ्रू ही बनी होती है। इसका मतलब ये है कि जो हर एक आर्टिकल होगा, हर एक डॉक्यूमेंट होगा, हर एक डाउनलोड होगा, वो किसी प्रोग्रामर को एक एक करके जाके अपलोड करना पड़ता है। और पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ भी है कि जब गवर्नमेंट ने ट्राई की है कुछ वेबसाइट्स को डायनेमिक बनाने की, तो ऑफिसर्स के द्वारा सिक्योरिटी रीजंस देते हुए, मैनेजमेंट के अंदर चीजें बिगड़ने के रीजंस को देते हुए इन चेंजेस को आने के लिए नहीं दिया गया। फिफ्थ रीजन बनता है डेलिब्रेट अटेम्प्ट। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप देखें तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स के अंदर जनरली लोग तब जाते हैं जब उनको गवर्नमेंट से कोई काम हो, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करानी हो, कोई सर्विस लेनी हो, वहां पे उनको गवर्नमेंट से कुछ चाहिए हो तब वो जाते हैं। लेकिन कई बार गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो ऑफिशियल्स हो या ओवरऑल पूरा का पूरा गवर्नमेंट हो, ये इतनी इजीली चीजें देना नहीं चाहते क्योंकि वो उनके लिए काम में बर्डन हो सकता है, फाइनेंसेस के अंदर एक एडिशन हो सकता है, और इसके लिए कई बार ऐसी वेबसाइट्स डिलीवरेबली डिजाइन भी की जाती है जहां पर चीजों को ढूंढ पाना डिफिकल्ट हो, नेविगेशन डिफिकल्ट हो, वेबसाइट स्लोली लोड हो, और इन रीजंस की वजह से भी डिजाइन के अंदर चीजों को ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्राइवेट इंडस्ट्री में ये कहां पर होता है, तो आप कभी जो है किसी भी कस्टमर केयर को फोन करें किसी नई कंपनी के अंदर, आप जब 15-20 रोबोट से बात कर लो, उसके बाद में आप 10-15 मिनट रुक लो, तब जाके आपका किसी एक्चुअल इंसान से कॉल कनेक्ट होता है जो आपकी प्रॉब्लम में भी सॉल्व करे या ना करे। बट कंपनी को इसके अंदर उम्मीद ये होती है कि जो ये 15-20 मिनट का टाइम पास हो रहा है वहां पर कोई पर्सन ना माइंड चेंज कर ले, अपनी कंप्लेंट दे ही नहीं, रिफंड वो मांगे ही नहीं, जो कि कहीं ना कहीं पर इस लेवल पे भी होता है। फाइनल रीजन वही है जो आप सब लोग वैसे समझते ही होंगे गवर्नमेंट वेबसाइट्स के खराब होने के लिए, जो कि है लैक ऑफ विलिंगनेस। जो मैंने कहा, गाइडलाइंस को टाइम टू टाइम अपडेट ना करना, मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के साथ में ना रहना, चेंजेस को आने देने से रोकना, ऐसे चार्जेस एंड फीस को लेवी करना जो कि बजट्स कम कर दे वेबसाइट्स को बनाने के लिए, उन चीजों की वजह से गवर्नमेंट वेबसाइट्स का डिजाइन खराब होता है। और यही चीज आगे जाकर इंडिया को बहुत दिक्कतें दे सकती है क्योंकि एक डिजिटल कंट्री के तौर पर ये चीजें इंपॉर्टेंट और अच्छी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की अच्छी वेबसाइट्स नहीं है। अगर आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की वेबसाइट देखते हो, कुछ और दूसरी गवर्नमेंट वेबसाइट्स देखते हो, तो आपको वो बहुत सुंदर नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक और एडिशन में कर देता हूँ, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है जहां पर वेबसाइट पुरानी दिखती है। आप कोई भी देश की, डेवलप से डेवलप देश की जाके कोई काम वाली वेबसाइट देखो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम वाली वेबसाइट, वो ऐसी घटिया नजर आती है क्योंकि जनरली सारे देश के अंदर ऐसी ब्यूरोक्रेसी में वो चीजें अटकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने राय मुझे आप कमेंट्स में दे सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।